Hello everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this specific video, we are going to target a very critical topic called Human Genome Project. इस प्रोजेक्ट को अगर मानव इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा शानदार प्रोजेक्ट कहा जाए या फिर शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट कहा जाए तो कोई भी गलती नहीं होगी। ह्यूमन के सेल्स से क्रोमोसोम को सबसे पहले निकालना, उसके अंदर से डीएनए को आइसोलेट करना और उस डीएनए के एक एक नाइट्रोजनस बेस को सीक्वेंस करना वाज द मोटो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड क्यों हम सीक्वेंसिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? हम सबको पता है कि हम सबकी बॉडी का जो बेसिक ब्लूप्रिंट है, जो बेसिक आइडिया है, वो डीएनए है। यानी कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी होता है, हमारी बॉडी जो भी प्रोटीन्स बनाती है, जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जो भी फंक्शनैलिटीज हमारी बॉडी में होती है, उन सबका आधार कहीं ना कहीं डीएनए है। तो अगर हम इस डीएनए को समझ लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि एक इंसानी शरीर में आखिर चलता क्या है और चलता कैसे है, और दोनों चीजों को जानना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई सन 1990 में। और इसे मेगा प्रोजेक्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विजन तो बहुत बड़ा ही था, लेकिन इसके साथ साथ इसकी ड्यूरेशन भी बहुत बड़ी थी। 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला था। सन 2003 में ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ। यूएसए में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। काफी सारे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट थे, काफी सारे बड़े बड़े जो फंडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी पेशकश करी। काफी सारे देश थे जिन्होंने फर्दर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया एंड अल्टीमेटली दे हैव फंडेड दिस प्रोजेक्ट वेरी वेल। सो उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आपको अगर हमारे पेड कोर्सेज के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं ऑन आवर एप्लीकेशन कॉल्ड मार्क्स अप लर्निंग ऐप। आप चाहें तो उसे जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं, और नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस टॉपिक की। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, नाम साफ साफ अपने काम की गवाही दे रहा है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डायग्राम कि आखिर इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हुआ क्या था। एक था हमारा दोस्त जिसका नाम था मक्खन लाल। तो मक्खन लाल को यहां पर बना लेते हैं। समझ लो यूएस चाहता है कि हम लोग मक्खन लाल जी का डीएनए जो है कोड करें। तो मक्खन लाल का शरीर में यहां पर बना देता हूं। थोड़ा सा रोबोटिक्स डांस का इन्हें शौक था तो रोबोट जैसा शरीर बना लेता हूं। राइट। क्या किया गया, इन मक्खन लाल के शरीर से एक सेल निकाला गया, आइसोलेटेड अ सेल। और जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कि अगर एक सेल निकाल लिया गया है तो एक सेल में वही डीएनए होगा जो कि मक्खन लाल साहब के बचे हुए बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर होगा। डीएनए तो हर सेल के अंदर सेम है, डिपेंड क्या करता है उसका एक्सप्रेशन। एक चीज समझने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करना। हम सब जो है सेल्स के बने हुए हैं, और हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एंड दैट क्रोमोसोम इटसेल्फ कंटेन्स डीएनए। यानी हम सबके सेल्स के अंदर सेम डीएनए है। डीएनए में कोई फर्क नहीं है। हाँ, जीन्स में और उनके एक्सप्रेशंस में फर्क हो सकता है कि हाँ कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस करेगा। जैसे मेरी आंख है लेट से, तो मेरी आंख का अगर कोई सेल है तो उसमें ये जो 3 जीन्स थे इनमें से लेट से ये वाला एक्सप्रेस करता है मेरी आई के अंदर। लेकिन क्या मेरे पेनक्रियाज के अंदर भी उस जीन का एक्सप्रेस होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर समझ लो अगर मैं अपने पेनक्रियाज की बात करता हूं तो ये सेंटर वाला एक्सप्रेस होता ही नहीं है, ये कोने वाला भी एक्सप्रेस नहीं होता। मेरे पेनक्रियाज के अंदर ये एक्सप्रेस होता है। तो इसमें कोई गलती तो नहीं है दोस्त। अगर मैं अपने स्टमक की बात करूं तो समझ लो ये दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस नहीं होते, और यहां पर एक्सप्रेस कौन सा हो जाता है आपका? थर्ड वाला एक्सप्रेस हो जाता है। राइट। अगर मैं अपने स्टमक की बात करूं तो उसमें ये वाला एक्सप्रेस हो जाता है। यानी कि हर सेल के अंदर द डीएनए इज सेम, द नंबर ऑफ जीन्स इज सेम, लेकिन कौन सा जीन कहां एक्सप्रेसिव होगा ये डिपेंड करता है कि वो सेल कौन से ऑर्गन का है और उस सेल से हम लोग क्या काम निकलवाना चाहते हैं। जैसे मेरे पेनक्रियास का सेल है, उससे मैं क्या काम निकलवाना चाहता हूं? समझ लो इट इज अ बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैं चाहता हूं वो इंसुलिन बनाए, तो उसके अंदर इंसुलिन के जीन्स ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। लेकिन वहीं अगर वो पेनक्रियास का ही अल्फा सेल है तो वो क्या कोशिश करेगा? वो ग्लूकागॉन बनाने की कोशिश करेगा, यानी उसमें ग्लूकागॉन का जीन जो है ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा। तो सेल पे डिपेंड करता है कि वो बनाएगा कौन कौन सा प्रोटीन। हाँ, डीएनए उसके अंदर कंप्लीट ही प्रेजेंट रहेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस सेल के अंदर से क्या निकाल लेते हैं? क्रोमोसोम निकाल लेते हैं। इस सेल के अंदर से अलग अलग जो क्रोमोसोम है वो हम निकाल लेते हैं। और इस क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है भैया? इस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। और इस डीएनए को हम फिर क्या करेंगे? सीक्वेंस करेंगे। इस डीएनए को हम लोग फर्दर सीक्वेंस करेंगे। तो इस क्रोमोसोम के अंदर से हमने क्या निकाला? इस क्रोमोसोम के अंदर से हम लोगों ने निकाल लिया है एक ह्यूमन डीएनए। और इस सेल के अंदर जितना का जितना टोटल डीएनए था उसको हमने निकाला, और इसके डेटा को हमने स्टोर कर लिया है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर।
तो ये एक बना देता हूँ मैं कंप्यूटर, जहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ATGC AT कुछ भी सीक्वेंस ब्ला 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 ब्ला, जो कि इस डीएनए का कंप्लीट सीक्वेंस है, इसे हमने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले ये जो इंसान है यानी ह्यूमन है, इसका नाम है मक्खन सिंह, इससे हमने क्या निकाला, इसका सेल निकाला। मक्खन सिंह का सबसे पहले क्या निकाल लिया, सेल आइसोलेट कर लिया। सेल आइसोलेट करने के बाद मक्खन सिंह के सेल से हमने निकाला क्रोमोसोम। और इंसानी शरीर की अगर हम बात करें तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कितने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, आपके 22 तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ऑटोसोम। और क्योंकि मक्खन सिंह यहां पर मैंने मेल लिया है, तो इसमें एक्स भी होगा, इसमें वाई भी होगा, यानी टोटल हमें कितने क्रोमोसोम्स करने होते हैं कोड, या फिर कितने हमें करने पड़ते हैं सीक्वेंसिंग, आपके 24। तो 2 आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए, 22 आपके ऑटोसोम हो गए, तो टोटल हमें 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर के डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। और उस डेटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। ओके, और वहां पे हम डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर लेते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ डेटा हमारा जो डीएनए है उसका डेटा हमारे पास स्टोर हो चुका है, राइट। यहां पर एक चीज देखने लायक है कि ईच ह्यूमन सेल हैव सेम डीएनए, सीधी सी बात है, ईच ह्यूमन सेल हैव सेम डीएनए, हैव सेम डीएनए, राइट। इसलिए चाहे आप आंख का सेल ले लो, चाहे आप पेनक्रियाज का सेल ले लो, चाहे आप स्टमक का सेल ले लो, डीएनए का सीक्वेंस वैसा का वैसा रहेगा, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस वैसा का वैसा रहेगा। फर्क सिर्फ आता है जीन के एक्सप्रेशन में, उसका हमें फिलहाल कोई बहुत ज्यादा काम नहीं देखना है, इनिशियली हम लोग सीक्वेंसिंग पर ही फोकस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। व्हाट आर दीज 2 पॉइंट्स, कि जेनेटिक मेकअप जो है एक ऑर्गेनिज्म का, वो उसके डीएनए सीक्वेंस से पता लगता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म के शरीर में क्या क्या होने वाला है वो उसका डीएनए हमें बताएगा, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट। यानी कि अगर 2 इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनका डीएनए जो है वो डिफरेंट है, तभी वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो डीएनए का एटलीस्ट कुछ जगहों पर डिफरेंट होना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए 1990 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिससे हम ये पता लगा पाए कि एक इंसान दूसरे इंसान से आखिर किस तरीके से डिफरेंट होता है। उसके लिए हमने इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अब इसे मेगा प्रोजेक्ट बोला क्यों गया, इसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दिस प्रोजेक्ट हैज बीन कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम। सबसे पहली चीज कि इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, वाज द कॉस्ट। ये कितना महंगा प्रोजेक्ट था। हमें पता है कि हमें 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स का डेटा निकालना है, इनको हमें सीक्वेंस करना है, इस डेटा को हमें सीक्वेंस करना है, तो बहुत ज्यादा लागत आएगी। क्यों, क्योंकि मेरे भाई एक बेस पेयर को या एक नाइट्रोजनस बेस को आपको अगर बेसिकली सीक्वेंस करना है तो $3 की लागत आती है। तो अगर आप 3 इंटू 10⁻⁹ यानी 3 बिलियन को अगर $3 से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती है, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। 9 बिलियन यूएस डॉलर्स, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स कितना होता है इंडियन रुपीस में। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बता देता हूं कि 1 बिलियन यूएस डॉलर जो होते हैं दोस्त, उसमें आज के दिन के हिसाब से अगर आप 75 रुपए का $1 लगा के चलते हैं तो उसमें होते हैं 7,500 करोड़ इंडियन रुपीस INR। यानी इसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई या 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी 75,000 करोड़ रुपए, इतने ज्यादा रुपए लगे एक इंसान के एक सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। दिस वाज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज द स्टोरेज। कंप्यूटर डिवाइसेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ना हम इन्हें किताबों के फॉर्म में छाप लें, किताब पढ़ना तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर हम एक बुक बनाएं जिसमें 1000 पन्ने हैं और हर पेज के अंदर 1000 लेटर्स हैं, जैसे कि ATGC ऐसे 1000 लेटर्स हैं, तो याद रखना, थोड़ा गौर से सुनना इस डेटा को। एक बुक में अगर 1000 पन्ने हैं और 1000 पन्नों में से हर पन्ने के अंदर 1000 लेटर्स हैं,
तो ऐसी 3300 बुक्स लग जाएंगी एक इंसान के डेटा को कैरी करने के लिए, एक इंसान के एक सेल के डेटा को कैरी करने के लिए 3300 बुक्स लग जाएंगी, पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी, वो भी हजार हजार पेजेस की किताबों से। इतनी मोटी किताब, 3300 किताबें, इतना ज्यादा स्टोरेज आपको लगेगा, इतना डेटा है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है इंसानी भाषा में तो संभव नहीं है, क्योंकि उस डेटा को आप रिट्राइव नहीं कर पाओगे। 3300 किताब तो एक इंसान अपने औसत जीवन में पढ़ भी नहीं सकता। यानी कि अगर आपको पता लगाना हो कि अरे यार उस सीक्वेंस के बाद क्या था, तो आपको 3300 किताबों में से यही नहीं पता लगेगा कि कौन सी किताब पे मैं जाऊं कि मुझे पता लगे कि कौन से डेटा की बात हो रही है। यार यू कांट रिट्राइव दैट डेटा। आपने बना लिया है, किताब प्रिंट कर ली है, स्टोर कर लिया, लेकिन आप उस डेटा को कभी यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे उसे स्टोर करना है कंप्यूटर, उसके फॉर्म में, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, कि अगर मैं एक जीन का नाम लिखूं तो मेरे पास सिर्फ उससे रिलेटेड डेटा आ जाए, तो सेग्रीगेटेड फॉर्म में डेटा मेरे पास, राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वाज टाइम। टाइम इज ऑल्सो की, भाई ये लाइट फटेगी यार चुर चुर कर रही है। तो 13 साल का टाइम इसमें लगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ऑब्वियसली यार 13 साल का टाइम कुछ कम तो होता नहीं है, राइट, बहुत ज्यादा होता है यार। इतनी तो अधिकतर कैदियों को सजा भी नहीं मिलती, 7 साल में बाहर कर देते हैं। तो इतना ज्यादा टाइम लगाया गया, इतने सारे देशों ने मिल करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए मेगा प्रोजेक्ट। क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हाईलाइट से देखो। कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। स्टोरेज 3300 किताबें, जहां पर एक किताब में 1000 पन्ने हैं, हर पन्ने के अंदर 1000 लेटर्स हैं। टाइम 13 साल का वक्त, बहुत ज्यादा टाइम है। एंड यहां पर इसलिए हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम के एक फील्ड को साथ साथ रैपिडली डेवलप करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि ये सारा जो डेटा है, ये इंसानी दिमाग में स्टोर नहीं हो सकता, या इंसानी दिमाग से आप इसे एक सिंगल क्लिक पे रिट्राइव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहां पर इसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसको स्टोर किया जाता है इन द कंप्यूटर, जिससे कि आप आसानी से उस डेटा को कभी भी सर्च कर सके। यानी कि आपको अगर डेटा एनालाइज करना है, समझ लो मैंने चूहे का जीनोम सीक्वेंस करके कंप्यूटर में फीड कर दिया और इंसान का फीड कर दिया। अब मुझे चूहे और इंसान के डीएनए को अगर कंपेयर करना है, तो अगर आप वैसे कंपेयर करने बैठो हार्ड कॉपी बुक्स के फॉर्म में, तो 1000 किताबें चूहे का जीनोम, 3300 किताबें इंसान का जीनोम, करते रहो। एक आदमी एक अपनी पूरी जिंदगी लगाएगा, बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक, तब जाके भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको अगर आज के दिन में ब्लास्ट सीक्वेंसिंग के हिसाब से एनालिसिस करना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके, ब्लास्ट इज अ टूल व्हिच इज यूज्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एनसीबीआई की साइट पर आप जाकर के ब्लास्ट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कि दो ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को कैसे कंपेयर करना है, या उनके सीक्वेंसेस को कैसे कंपेयर करना है। इट विल टेक ओनली अ फ्यू सेकंड्स, दैट्स इट। सो एनालिसिस बहुत आसान हो गया। एंड रिट्राइवल, भाई आपको डेटा की जरूरत है, सिंगल क्लिक पे डेटा मिल जाना चाहिए। आज मेरे पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में समझ लीजिए मैंने एनसीईआरटी से सेव कर रखी है चैप्टर वाइज। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस का ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं सीधा मॉलिक्यूलर बेसिस डालूंगा और उससे पहले ही सर्च आइकन मुझे दिखा देगा कि हाँ मॉलिक्यूलर बेसिस नाम से किताब है। मैं सीधा उस पर क्लिक करूंगा एंड अल्टीमेटली आई विल गेट बैक टू दैट बुक। तो डेटा रिट्राइवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है स्टोर करके भूल गए, भैया उसको इस्तेमाल भी तो करना है, तो उसका रिट्राइवल भी आसान होना चाहिए। इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम की, या बायो इन्फो नाम की एक जो फील्ड है, इसको बढ़ावा मिलने लगा। एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ बूमिंग फील्ड, इट्स अ सुपर बूमिंग फील्ड, बिकॉज ड्राई लैब टेक्नोलॉजीज और जो डॉकिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सो अल्टीमेटली इफ यू कैन ट्राई योर लक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है कंप्यूटर्स में along with biology, you can go for that and you could have a very bright future and you can become a very good scientist also. So yes, now goals of HGP, कि हम क्या करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्या क्या धमाल मचा सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो भैया काफी सारी चीजें कर सकते हैं, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर कहा गया कि 20 से 25 हजार के आसपास जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में, ह्यूमन डीएनए के अंदर। सबका पता लगाओ कि क्या 20 से 25 हजार ही है, या 30 हजार है, या 15 हजार है, कितना नंबर है वो देख लो। अब जो 3 बिलियन केमिकल बेसिस हैं, यानी 3.3 इंटू 10⁻⁹ जो बेस पेयर्स हैं, उनका सीक्वेंस पता लगाओ। वो तो ऑब्वियसली जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जीनोम सीक्वेंसिंग बोल दिया तो आ ही गया। इस चीज को डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करो, यानी जो आपने सीक्वेंसिंग निकाली है उसमें अलग अलग जीन का अलग अलग सीक्वेंस बना लो कि अच्छा इंसुलिन का ये जीन था, उसका जो सीक्वेंस है उसे इंसुलिन नाम के फोल्डर में सेव कर दो। ग्लूकागॉन का ये था, हेक्सोकाइनेज का ये था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का ये था, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का ये था। सारी चीजें डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर कर दो, जिससे उस इंफॉर्मेशन को हम निकाल पाए, यूज कर पाए। फिर डेटा एनालिसिस के टूल्स डेवलप करो। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया था, डेटा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनालाइज करना भी तो इंपॉर्टेंट है, रिट्राइव करना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें होती हैं।
तो डेटा स्टोर तो कर लोगे डेटाबेस में, एनालाइज भी तो करोगे, रिट्राइव भी करोगे, और उस डेटा को रिट्राइव करके क्या करोगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करोगे। जैसे आप पर्सनलाइज मेडिसिन का एक कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनलाइज मेडिसिन क्या होता है, काफी बार एक जो इंसान है उसको एक मेडिसिन सूट नहीं करती, दूसरे वाले को कर जाती है, और कोई ऐसी मेडिसिन है जो दूसरे वाले को सूट नहीं करती, पहले वाले को कर जाती है। इसे कहा जाता है टेलर मेड मेडिसिन अप्रोच। यानी जैसे टेलर आपके लिए एक शर्ट बनाता है तो वो सबसे ज्यादा फिट आपको ही आएगी। सिमिलरली अगर मैं आपको एक गोली दूंगा आपके जीनोम को पढ़ने के बाद, तो वो आपको 100% इंपैक्ट करेगी और एकदम सही इंपैक्ट करेगी। ना उसका हाई डोज होगा ना उसका लो डोज होगा, परफेक्टली आपकी बॉडी को एग्जामिन करके दैट व्हाट यू एग्जैक्टली नीड, आई वुड बी गिविंग यू अ मेडिसिन। ठीक है, और एक कमिटी बनाई गई जिसमें जो भी भाई एथिकल इश्यूज आए कि भैया आप ह्यूमन के जीनोम को क्यों कोड कर रहे हो, ये तो नेचर के खिलाफ है, जो लीगल इशू आए या सोशल इश्यूज आए, कोई कुछ बोल रहा है तो उनको समझाने का जो भी काम है, जो भी इश्यूज इस प्रोजेक्ट के बीच में आते हैं उन्हें भी साथ साथ टैकल करते जाएं, जिससे जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो तो किसी को भी कोई खास दिक्कत ना हो, कोई भी पेपर वर्क जो है पेंडिंग ना पड़ा रहे। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ गोल्स थे आपके एचजीपी के, राइट। अदर देन दैट देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू एचजीपी, जो कि हम अभी देखेंगे। अब ये 13 साल का जो प्रोजेक्ट था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान था वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का था एंड एनआईएच का था, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये दो नाम आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुने होंगे कोरोना के आने के बाद, एनआईएच दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डब्ल्यूएचओ दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो एनआईएच और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने कहा कि हाँ भाई इस 13 साल के मेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। इसके बाद जो है एक वेलकम ट्रस्ट आया। वेलकम ट्रस्ट जो था एक ट्रस्ट था लंदन बेस्ड, उसने कहा कि मैं भी आपको जो है स्पॉन्सर करना चाहता हूं, मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूं। फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन और अलग अलग देश आए, उन्होंने बोला कि हाँ यार हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। और 13 साल का ये जो मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में स्टार्ट हुआ था 2003 में जाके खत्म हो गया। कुछ एक क्रोमोसोम्स थे जिनकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग बची हुई थी जो मई 2006 में कंप्लीट हुई थी, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1, वो डेटा आप आगे पढ़ेंगे इसी लेसन के अंदर, इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, कि 2006 में जो है एक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 was completed in मई 2006। ओके, सो यहां पर जो है आउट ऑफ 24 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो है ये लास्ट था जिसकी सीक्वेंसिंग सबसे एंड में खत्म हुई थी, बाकी सबकी पहले खत्म हो गई। फिर ह्यूमन जीनोम का इस्तेमाल कैसे किया जाए भाई, ह्यूमन जीनोम से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर। समझ लीजिए कोई ऐसा डिसऑर्डर है जो फैमिली से चल के आता है, तो हमें एक ह्यूमन का जीन देख के पता लग जाएगा, जीनोम देख के पता लग जाएगा, सीक्वेंस देख के पता लग जाएगा कि यार इसमें हाइपर एक्टिविटी हो सकती है इस बीमारी के जीन की, क्यों ना इस जीन को पहले ही सप्रेस कर दिया जाए जिससे कि वो बीमारी हो ही ना, या उसे पहले ही ट्रीट कर दिया जाए। तो आप सीक्वेंस को देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी बीमारी होने की आशंका ज्यादा है। जैसे कोई कैंसर से रिलेटेड अगर जीन है, जैसे BRCA1 BRCA2 नाम के जीन्स होते हैं बेसिकली फीमेल्स के अंदर, तो ये जो जीन्स है ये ब्रेस्ट कैंसर के संबंध में बहुत ज्यादा वाइटल माने जाते हैं। ओके, कि इनकी एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इनकी हाइपर एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलती है तो आपको पता लग जाएगा दैट यस दिस वीमेन कैन सफर फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ कैंसर। तो अल्टीमेटली यू कैन डायग्नोज दैट, और जब आप पहले बीमारी को पकड़ पाएंगे तो आप अल्टीमेटली उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे दवाई बन सकती है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके जेनेटिक मैनिपुलेशन से वो बढ़िया क्रॉप साबित हो सकता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मैनिपुलेशन करी जाए और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाए। जैसे हम बायोफ्यूल्स वगैरह की बात करते हैं तो कुछ माइक्रो एल्गी हैं जो कि बायोफ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। एंड एनवायरमेंटल रिमीडिएशन, कि मैं किसी ऑर्गेनिज्म के जीन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, बायोटेक में आप ये और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि वो किसी हार्मफुल पदार्थ को खाने लग जाए। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिक्वेस्टरेशन प्रोसेस। जैसे कि एक बैक्टीरिया समझ लो मैंने डिजाइन किया जो एनवायरमेंट में पड़ी हुई CO2 को खा जाए, तो क्या वो एनवायरमेंट के लिए एक अच्छा बैक्टीरिया नहीं है? बिल्कुल अच्छा बैक्टीरिया है। समझ लो यार, दुनिया में पेड़ कम हो रहा है, पेड़ क्या करता है, पेड़ CO2 को यूटिलाइज कर लेता है और अपनी बॉडी में फिक्स कर लेता है, अपने शरीर को ग्रो कर लेता है। प्लांट सेल्यूलोज बना लेता है उस कार्बन डाइऑक्साइड से, उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके, राइट, स्टार्च बना लेता है। अब पेड़ दुनिया में कम हो रहे हैं, एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और ऐसा बोला यार मैं ऐसा अगर बैक्टीरिया इजाद कर दूं जो CO2 को पड़े पड़े खा जाता है, तो भी तो CO2 कम हो रही है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग।
तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डू टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, कि कोई ऑयल स्पिल से बचा रहा है एनवायरमेंट को, कोई CO2 को कम कर रहा है, कोई किसी और हार्मफुल गैस यानी H2S वगैरह को कम कर रहा है, देन एनवायरमेंटल रिमीडिएशन कर रहा है, हमें बचा रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग। सो ऐसे काफी सारे ह्यूमन को छोड़ के और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे ये चर्चा करी गई है, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, आपका ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो कि एक नेमाटोड है। ओके, इसको हम लोग बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम ह्यूमन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर हमें पढ़नी होती है तो हम सिनोरेप्टाइटिस से थोड़ा बहुत रेफरेंस लेते हैं। ओके, ड्रोसोफिला जिसे फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, तो ये तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंसेक्ट है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। प्लांट में अरेबिडोप्सिस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लाइफ स्पैन थोड़ा कम है एंड अल्टीमेटली अच्छे तरीके से जो है इसे ग्रो किया जा सकता है, कम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे भी। तो इनका सबसे पहले जो है जीनोम सीक्वेंस हुआ था, क्योंकि जो सबसे पहले सीक्वेंस होते हैं ना उन्हें कहा जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म, जिनको हम यूज करते हैं। जैसे समझ लो यार, आपको अगर पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन तो आप सबसे पहले किस में पढ़ोगे? बैक्टीरिया में ना। तो बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग हो जानी चाहिए, इकोलाई की सीक्वेंसिंग हो जानी चाहिए। जब आप यूकैरियोट में पढ़ते हो तो आप सबसे सिंपल यूकैरियोट में पढ़ते हो, यानी ईस्ट में, तो ईस्ट की हो जानी चाहिए। फिर आप पढ़ते हो सिनोरेप्टाइटिस में, तो उसकी हो जानी चाहिए। फिर आप पढ़ते हो किसी फ्रॉग में लेट से, तो फ्रॉग की हो जानी चाहिए, एंड सो ऑन, राइट। तो इसी हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की हम लोग सीक्वेंसिंग कर देते हैं। ऑलराइट, सो मेथोडोलॉजी क्या है, डीएनए को सीक्वेंस करा कैसे जाए? तो इसके दो मेथड है। पहला आपका ईएसटी मेथड जिसे कहा जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मेथड, और दूसरा है होल जीनोम सीक्वेंसिंग, यानी जहां पर पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस करा जाता है। तो क्या बोला इसे? ईएसटी मेथड यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस्ड आ गया ना नाम में, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी ये वो डीएनए है जो आरएनए बनाता है, इसकी मुझे टैगिंग करनी है। और दूसरा होल जीनोम सीक्वेंस, यानी कि पूरे के पूरे डीएनए को ही मैं कोड कर दूं, यानी यहां पर समझ लो, यहां पर ये आपका डीएनए था, यहां पर ये आपका डीएनए था। इस डीएनए से अब दो तरीके की चीजें बन सकती हैं, इस डीएनए से दो तरीके की चीजें बनी, कि मैं या तो किस चीज की लाइब्रेरी बनाऊं, मैं या तो सिर्फ उस चीज की लाइब्रेरी बनाऊं जो कोड करती है। यानी समझ लो इस डीएनए में यहां पर एक्सॉन इंट्रॉन की अगर मैं बात करूं, देन बेसिकली कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस को यहां पर सीक्वेंस करता हूं, ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस को अगर यहां पर सीक्वेंस करता हूं, तो इट इज कॉल्ड एज ईएसटी मेथड। तो ये क्या होता है? फास्ट मेथड होता है, क्योंकि डीएनए में अधिकतर चीज तो इंट्रॉन है, तो बहुत छोटा मुझे डीएनए सीक्वेंस करना पड़ेगा, तो इट इज अ फास्ट प्रोसेस। लेकिन काफी बार क्या होता है भाई, एक्सॉन इंट्रॉन जो भी है सारा ही कर दो यार, तो इंट्रॉन प्लस एक्सॉन, इसे कहा जाता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग। एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों के दोनों ही अगर मैं कोड कर रहा हूं, मतलब ये पूरा जो है मुझे इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, इसे होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोला जाता है, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दो तरीके के हैं ये मेथड्स, और दोनों अपने आप में एकदम करेक्ट है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि हाँ यार सिर्फ कोडिंग वाले को करें, नॉन कोडिंग का क्या है, वो तो वैसे ही कट जाएगा, इंट्रॉन को तो वैसे भी स्प्लाइसिंग से रिमूव करना है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का यार ये कहना है कि यार नहीं, इंट्रॉन कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, माना ये प्रोटीन नहीं बनाता, कुछ तो हेल्प करता होगा एक्सॉन की, तो हम फ्यूचर में इस पर रिसर्च करेंगे, तो हमें इंट्रॉन भी कोड करके रखना है। तो ठीक है, दोनों के दोनों अपने सेपरेट लाइब्रेरीज बना सकते हैं। और फिर हम इन्हें कर देते हैं एनोटेट, इसे कहा जाता है सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन मतलब जैसे स्लाइड पे कंटेंट मैंने लिखा हुआ है, अब मैं इसे और एनोटेट कर रहा हूं। यहां पर मैंने आपके मार्कर की हेल्प ली है, हाइलाइटर की, यहां पर मैंने आपका अंडरलाइन करने के लिए पेन की हेल्प ली है, यहां पर मैंने लिख दिया पेन से, तो ये क्या है? एनोटेशन ही तो है। तो मैंने ईएसटी के साथ में लिख दिया एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, तो आपको समझ में आ जाएगा, यस ईएसटी का मतलब ये है। सिमिलरली जब मैं एक डीएनए को कोड करता हूं, तो इस डीएनए में मैंने यहां पे लिख लिया इंसुलिन, तो मुझे क्या पता लग गया? इंसुलिन का जीन है। यहां पर मैंने क्या लिख लिया? ग्लूकागॉन, तो यहां पर क्या हो गया भैया? ये ग्लूकागॉन का जीन है, मुझे समझ में आ गया। दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज एनोटेशंस। तो मैं सीक्वेंस को एनोटेट कर लेता हूं और उनके डेटा को सेव कर लेता हूं, जिससे मुझे पता लग जाए कि एक्चुअल में दुनियादारी में क्या चल रहा है। अब एक बड़ा डीएनए है, उसको मैं इकट्ठा तो सीक्वेंस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इतनी बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था, राइट। 1990 में हमारे पास इतने ज्यादा डेवलप्ड मेथड्स नहीं थे जीनोम सीक्वेंसिंग के, तब बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टेक्निक आई थी
जो उस टाइम के हिसाब से बहुत मॉडर्न थी, उसे कहा जाता था सेंगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग। फ्रेडरिक सांगर साहब ने उस सीक्वेंसिंग की खोज करी थी, डीएनए के केस में भी और अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग के लिए भी उन्होंने अपना मेथड दिया था। तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर बैक्टीरिया और ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया से बनाया जाता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट से बनाया जाता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और जो डीएनए आप सीक्वेंस करना चाहते हो उसको क्या किया जाता है, क्लोन किया जाता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है, जिससे कि आप उन्हें बेहतर तरीके से सीक्वेंस कर सको। लेट्स से दिस इज द डीएनए, let's say this is the DNA. So this DNA couldn't be sequenced on a whole, क्योंकि ये यार टोटल बिलियंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर का बना हुआ है, इसको आप कंप्लीटली कभी भी सीक्वेंस नहीं कर सकते। इसको हम हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इसके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, इनमें से औसत जो टुकड़ा होता है ये लगभग 600 बेस पेयर से लेकर के 800 बेस पेयर का हो सकता है। इससे ज्यादा हम लोग नहीं एक बार में सीक्वेंस कर सकते। 1000 वॉज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग। तो आपको 1000 बेस पेयर से छोटा ही टुकड़ा रखना है, या 1000 नाइट्रोजनस बेसिस से छोटा ही टुकड़ा रखना है, तब जाके आप उसको सीक्वेंस कर पाओगे। तो ऐसे हजार हजार नाइट्रोजनस बेस के जो छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े थे, इनको हमने क्या कर दिया, बैक्टीरिया या ईस्ट के साथ मिंगल करवा दिया, जोड़ दिया। जैसे ये आपका डीएनए है और यहां पर क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, समझ लो बैक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस बैक का काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर अपने आप को क्लोन करता है। क्लोन करता है मतलब कॉपीज बनाता है, तो ये मल्टीपल बैक्स बना लेगा। और जब ये बैक रेप्लिकेट करेगा, जब ये बैक अपनी कॉपी बनाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो चीज आपने अटैच करी थी उसकी भी तो कॉपी बनाएगा। तो एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं और आप इसे स्टोर कर लेते हो इन द फॉर्म ऑफ अ लाइब्रेरी। आप इसे लाइब्रेरी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हो, ठीक है। इसे कहा जाता है जीनोम लाइब्रेरी। आप छोटे छोटे सीक्वेंसिंग की लाइब्रेरी बनाते हो और फिर आप इन्हें क्या कर सकते हो, इस लाइब्रेरी से उठा करके सीक्वेंस भी कर सकते हो, और सीक्वेंसिंग हो जाएगी तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका काम बन जाएगा। सीक्वेंस हो जाएगी तो बढ़िया तरीके से काम बन जाएगा। तो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करो, उन्हें बैक या यैक के साथ जोड़ो, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ जोड़ो और अपनी लाइब्रेरी तैयार कर लो। ये बात थी। अब ये जो सीक्वेंसिंग का मेथड दिया था फ्रेडरिक सांगर साहब ने दिया था, तो यहाँ पे यूजुअली लेस देन 1000 बेस पेयर के जो डीएनए थे उनको आप क्लोन करवा सकते थे एंड अल्टीमेटली उनकी सीक्वेंसिंग कर सकते थे। फिर यहाँ पे क्या था, मल्टीपल डीएनए के आप क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को आप क्लोन करते थे और आप ओवरलैपिंग रीजन्स को यहां पर एक दूसरे के साथ जोड़ देते थे। और इंसानी दिमाग की बस की बात नहीं है, तो इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स तैयार किए जाते थे जो कि कंप्लीट सीक्वेंस बना दे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, अगर ये चीज दिमाग से निकल गई तो आप जो है इस टॉपिक में हमेशा अटके रह जाओगे। मैंने आपको क्या बोला, ये आपके डीएनए की 2-3 कॉपीज हैं, ये आपके डीएनए की 2-3 कॉपीज। इन्होंने डीएनए को अलग अलग तरीके से तोड़ दिया। जैसे यहाँ पे 3 टुकड़े ऐसे कटे, यहाँ पे 2 टुकड़े ऐसे कटे, यहाँ पे 4 टुकड़े ऐसे कटे, अलग अलग तरीके से डीएनए को काट दिया गया और इन सबको सीक्वेंस किया। इसको सीक्वेंस किया, इसको सीक्वेंस किया, इसको सीक्वेंस किया, इसको सीक्वेंस किया और इसको सीक्वेंस किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया। यहाँ पर यानी 3 आपके जो छोटे छोटे डीएनए थे सीक्वेंस हुए, यहाँ पर 2 सीक्वेंस हुए, यहाँ पर 4 सीक्वेंस हुए। हमें कैसे पता लगेगा इनमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? भाई कोई जादू की छड़ी थोड़ी हमने घुमा दी, डीएनए के तो टुकड़े हो गए, बिखर गए। हमें कैसे पता लगेगा पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है? हम क्या करेंगे, इसे इससे और इससे कंपेयर कर लेंगे। समझ लो डीएनए जो है, ओके, उसमें क्या है, उसमें आपका इनिशियली 5 प्राइम फॉस्फेट है, तो जहां फ्री का फॉस्फेट मिलेगा वो आप अलग से पकड़ सकते हैं इनिशियली। यहां पर समझ लो ATTCCG लगा हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा ATT के पास जो था 5 प्राइम था, यानी ये आपका इनिशियल सीक्वेंस था, और पीछे 3 प्राइम था, ये आपका लास्ट सीक्वेंस था, ठीक है। लेकिन डीएनए के टुकड़े होने के बाद तो 5 प्राइम 3 प्राइम और भी आ जाएंगे, इसीलिए इन्हें इनिशियली नोट करना बहुत जरूरी है। फिर आप इन्हें इन बचे हुए 2 से कंपेयर करो और आपको ओवरलैपिंग सीक्वेंस मिल जाएंगे, ओके, आपको ओवरलैपिंग सीक्वेंस मिल जाएंगे। लेट्स से मैं एक सीक्वेंस बना देता हूं। ये समझना बहुत हेक्टिक है जब तक आप इसे कर नहीं लेते, लेकिन करने का मौका मिलेगा आपको बहुत ज्यादा बाद में, तो कोई दिक्कत है नहीं। हम आपको एक एग्जांपल लेके बता, तो ये देखो आपका ATTCCGG, अब यहां पर क्या है CCGG, और यहां पर है AACCGCA, और यहां पर आ गया है आपका
CCGCATATA। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता लग गया कि ये जो ATATA है ये सबसे एंड में है और ये जो ATT है ये सबसे स्टार्ट में है। बीच का आपको अगर पता लगाना है तो CCGC यहां पर आ रहा है, CCGC यहां पर आ रहा है, आप इसे ओवरलैप करा दो कि ये पार्ट आके यहां पे जुड़ता है, इसके बाद आपका ये वाली चीज स्टार्ट हो। राइट, आई नो थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं टू मेक इट वेरी लाइट। छोटे छोटे सीक्वेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, बहुत गौर से सुनना लेकिन। ओके, इतना बताने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं क्योंकि मेरी संतुष्टि के लिए कि ये चीज क्रैक हो जाए। समझ लो, यहां पर आया ATGC, फिर यहां पे एक सीक्वेंस आया GCCGCAAA, और फिर यहां पर आया AATTC। तो अगर आपको इनको ओवरलैप कराना है तो ये GCGC यहां पर ओवरलैप हो रहा है, ये कंप्यूटर खुद करेगा, हमें दिमाग नहीं लगाना। ये AA यहां ओवरलैप हो रहा है, तो आपके 3 टुकड़े थे अलग अलग, ये यहां पर ओवरलैप हो रहा है, तो टोटल सीक्वेंस क्या बना, 80। यहां से लिख दो 80, फिर GCGC इसमें कॉमन आ गया तो क्या हुआ CCGCA यहां तक का, फिर AA कॉमन आ रहा है तो क्या हुआ TTC। ये आपका टोटल बन जाता है 5 प्राइम 2 3। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता है, इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ओके, क्रोमोसोम नंबर 1 मैंने आपको बताया सबसे एंड में कोड किया गया था। आउट ऑफ ऑल द 24 क्रोमोसोम्स सबसे एंड में कौन कोड किया गया था, सबसे एंड में कौन सीक्वेंस किया गया था, आपका क्रोमोसोम नंबर 1। अब एक और टास्क आता है कि आपने जब जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली तो फिजिकल मैप बनाने का टास्क आता है। फिजिकल मैप कैसे बनाए, यानी अब साइंटिस्ट ने यह सोचा क्यों ना जो भी एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स थे ना उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करें हम, तो उनके मैप्स बना लें। ओके, तो उन्होंने मैप्स बनाने का काम किया और एक्चुअल में देखा कि एक जीन जो है वो दूसरे जीन से कितनी दूरी पे है। जैसे उन्होंने देखा कि ए के बाद ना बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, तो इन्होंने इसे क्या किया, क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज कर दिया कि अगर आपका नीचे क्रोमोसोम है तो इसमें सबसे पहले ए वाला जीन आएगा, समझ लो इंसुलिन का, फिर आपका बी का, सी का, डी का, ई का एंड सो ऑन। यहां पर इस क्रोमोसोम में 10 जीन थे तो उन 10 के 10 को अरेंज कर दिया डिपेंडिंग अपॉन किसका सीक्वेंस पहले आया किसका सीक्वेंस बाद में आया। सीक्वेंसिंग से हमें यह भी तो पता लग जाएगा कौन सा पहले है कौन सा बाद में, तो फिजिकल मैप भी हमने ड्रॉ कर लिया। राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यहां पर हुआ। अब सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो हमें इससे जानकारियां क्या क्या मिली, कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जो भैया हमें पता लगे, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज आफ्टर दैट काफी सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी जो कि अभी तक शायद क्लियर नहीं हो पाई कि एक्चुअल में बॉडी में क्या क्या है। अभी तक जो हमने देखा वो थे गोल्स कि हमें करना क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो कुछ हाइपोथेटिकल डेटा हमने लिया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने के बाद हमें क्या क्या पता लगा वो इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता लगा कि 3.3 इंटू 10⁻⁹ जो हम बोलते हैं इट इज एक्चुअली 3.164 इंटू 10⁻⁹, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप 3.3 बिलियन बोल रहे थे, यहां पर 3.1 बिलियन है, ऐसा हमें कहा गया। दूसरा इन्होंने बताया एवरेज जो जीन का साइज है वो 3000 बेस पेयर है, एवरेज बोला है, यानी 3000 से बहुत बड़ा भी हो सकता है बहुत छोटा भी, लेकिन साइज जो है बहुत ज्यादा वेरी करता है। जैसे लार्जेस्ट नोन जो आपका ह्यूमन जीन है इसका नाम है डायस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस है, यानी एवरेज साइज है 3000, ठीक है, लेकिन एक जो है वो है 24 लाख बेसिस लंबा। कहां 3000 कहां 24 लाख, मतलब समझ लो मैं आपको नौकरी के लिए बुलाता हूं और मैं कहता हूं कि हाँ भाई आपकी सैलरी होगी 3000, और दूसरे सेम बंदे को सेम क्वालिफिकेशन वाले बंदे को मैं दे देता हूं 24 लाख, कहां 3000 और कहां 24 लाख, फर्क है ना बहुत। तो यहां पर क्या है एवरेज साइज वॉज 3000, लेकिन इससे कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो 2.4 मिलियन वॉज द हाइएस्ट डायस्ट्रोफिन जीन। टोटल नंबर ऑफ जीन जो है ये आपका लगभग 30,000 के आसपास है। ओके, लेकिन काफी साइंटिस्ट ने कहा था कि भैया आपके 80,000 से 1.5 लाख के आसपास जीन्स हो सकते हैं। तो यहां पर देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था गोल्स में कि 20 से 25,000 जीन है, काफी साइंटिस्ट बोलते थे 1 लाख से 1.25 लाख जीन है, लेकिन निकले कितने 30,000। इसीलिए करना इंपॉर्टेंट था, क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस चीज को अंडरलाइन कर लो, अलग से लिख दिया है, टाइप करके लिख दिया है जिससे ध्यान में रहे।
और ऑलमोस्ट ऑल दैट इज 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर सेम इन ऑल पीपल। हम सब में कितने परसेंट का फर्क है? 0.1% का फर्क। तो आप बोलोगे अरे सर 0.1 तो कुछ भी नहीं होता। बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त, बहुत कुछ होता है। क्योंकि 0.1 किसका है? ये एक बहुत बड़े नंबर का 0.1 है। 3.3 इंटू 10⁹ का 0.1% निकालो, कितना हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। मिलियन बेस पेयर, 3 मिलियन बेस पेयर आप में और मुझ में डिफरेंट है। यानी लगभग 30 लाख बेस पेयर आप में और मुझ में तब भी डिफरेंट है जबकि हम 99.9% सेम है। सो देयर इज स्टिल अ वेरी गुड डिफरेंस। ओके, लगभग 50% से ज्यादा जीन्स का अभी तक हमें फंक्शन ही नहीं पता है। तो ये भी फंक्शन पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50% से ज्यादा जीन का फंक्शन नहीं पता और 98% से ज्यादा जीनोम किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। यानी सिर्फ लेस देन 2% ही है जो कि प्रोटीन बना रहा है, जिनको आप एक्चुअल जीन्स बोल सकते हो, जो एक्सप्रेसिव है। बचे हुए तो कोड ही नहीं करते, इंट्रॉन्स है। क्योंकि रिपीटेड सीक्वेंस भरे पड़े हैं, बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर काम के नहीं होते, उन्हें कहा जाता है जंक डीएनए, वेस्ट डीएनए है वो। ठीक है, उसका कोई खास काम नहीं है एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या है? ये स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए है, यानी डीएनए जो है वो बहुत लंबे अपने सीक्वेंसेस को रिपीट करता रहता है बार 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 बार, और 100 to 1000 टाइम तक भी रिपीट कर सकता है। उनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं है, यानी कोई डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाते। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि इनका क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर कोई रोल रहा होगा। अभी इनका कोई खासा रोल नहीं है। तो इस पे भी जो है आपकी रिसर्च चल रही है कि इंट्रॉन्स और जंक डीएनए का आखिर काम क्या है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि सबसे एंड में आपका बेसिकली सीक्वेंस किया गया था मई 2006 में, उसमें सबसे ज्यादा जीन है, इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम लगा। 2968 यानी लगभग 3000 जीन्स हैं। जबकि वाई क्रोमोसोम जो आपका ह्यूमन डीएनए का सबसे छोटा आप क्रोमोसोम मान सकते हो, सबसे छोटा क्रोमोसोम है, जो उसमें सबसे कम जीन्स हैं, 231 जीन्स। ओके, इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह देखा कि लगभग 14 लाख ऐसी प्लेसेस थी, 1.4 मिलियन ऐसी प्लेसेस थी जहां पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, जिसे कहा जाता है एसएनपी यानी स्निप, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी आप में और मुझ में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क मिलेगा 14 लाख से भी ज्यादा जगहों पर, यानी हम लोग मोस्टली सेम है। यानी अगर मेरे अंदर एक डीएनए रिपीट हो रहा है 1 लाख बार, सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी, हजारों बार रिपीट हो रहा है, आपके अंदर क्या है? वो सी टी जी सी टी जी सी टी जी सी टी जी है। ऐसे करके एक एक जो बेस का डिफरेंस है वो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ओके, इसे कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है, बाकी रिपीटेटिवली वो एकदम सेम है। राइट? तो देखा जाता है इसको ह्यूमन ट्रेसिंग के लिए भी कि हम पीछे जा करके काफी लोगों के डीएनए को कंपेयर करके ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे असली वंशज कौन थे और हम किस ऑर्गेनिज्म से कितने ज्यादा रिलेटेड हैं। राइट? सो ह्यूमन सीक्वेंसिंग का ये भी एक अच्छा फायदा है कि हम एक्चुअल में जान सकते हैं कि हम चिंपैंजी से कितना ज्यादा रिलेटेड है, गोरिल्ला से कितना ज्यादा रिलेटेड है, एक केले से कितना ज्यादा रिलेटेड है, बंदर से कितना ज्यादा रिलेटेड है। सबके डीएनए को कोड करो और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डाल के कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगी कितनी परसेंट सिमिलरिटी है, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट्स ऑफ हैविंग ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस विल बी इनेबलिंग रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च। अलग अलग रिसर्च के पायदान जो है खुल जाएंगे। मैंने आपको बताया बायोफार्मास्यूटिकल, टेलर मेड मेडिसिन अप्रोच, बायोफ्यूल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, अलग अलग जो पॉइजन्स है उनसे हमें बचाने की जो टेक्नोलॉजी है, सिक्वेस्टरेशन जिसे हम कह रहे थे, या एनवायरमेंटल रेमिडिएशन हम कह रहे थे, काफी सारी चीजों पे काम किया जा सकता है। बेहतर एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स लाए जा सकते हैं। राइट? क्योंकि पहले हम लोग एक दो जीन्स पढ़ते थे एक बार में, लेकिन अब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद आपकी हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। अब जैसे फिलहाल जो चलता है जीनोम सीक्वेंसिंग का मेथड, दैट इज न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग, उसे एनजीएस कहा जाता है। ये जो एनजीएस है ये सेंगस मेथड के मुकाबले 1000 से 5000 गुना ज्यादा फास्ट है। यानी पहले जिस चीज को आने में 13 साल लग गए, आज वो चीज आपके हाथ में 1 घंटे में आ सकती है, रिपोर्ट आपके सीक्वेंसिंग की। तो दैट्स व्हाई बीइंग वेरी फास्ट, ब्रॉडर स्केल पे हम चीजों को देख सकते हैं। राइट? हम कैंसर पे रिसर्च कर सकते हैं कि अलग अलग जो जीन्स हैं किस हिसाब से किसी बीमारी को प्रभावित करते हैं। So this was about Human Genome Project, and I hope you got a clear-cut idea of what it is. If you enjoyed this video and if you want to get connected to us at greater depth,
Then you can join our paid batches. You can take individual batches of physics, chemistry and biology respectively, as well as you can take a cumulative batch जहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, PYQs आपको सारे कराए जाएंगे, एग्जाम्पलर कंप्लीट कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, हर चीज जो भी हम बताते हैं DPPs वगैरह सबके PDFs आपको मिलेंगे. सो यू कैन गेट अ क्लियर कट आइडिया ऑन व्हाट्स हैपनिंग. राइट, सारी चीजें आप लोगों के साथ होंगी, अच्छे से आपको समझ में आएंगी. तो मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज के लिंक्स दिए होंगे, आप जाकर के कनेक्ट हो सकते हो और अपना सपोर्ट शो कर सकते हो. एज वेल एज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. आज शाम को एक और वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्त. दैट लास्ट वीडियो इज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. दैट लास्ट वीडियो इज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. उसके बाद आज रात को ही जो है आपके नोट्स अपडेट हो जाएंगे एंड आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा. So thank you so much guys for watching this video. I'll surely be taking care of you all. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बहुत प्यारा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा. And I'm truly looking forward for a great number of students to come in my live classes, to join my recorded sessions, and ultimately we will bring on the table the best content for you guys for the NEET examination. Thank you so much for watching this video up. I'll surely be catching you up in the next video. तब तक के लिए शुक्रिया. Bye bye. Take care. Lots of love.